गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और अभी जल्दी से 10 टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो हम पीएम स्वस्थ भारत योजना के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। एकलव्य स्कूल्स के बारे में जानेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर एक क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। सैनिक स्कूल्स के बारे में जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए जो हमारा आज का लेक्चर है ना, इट इज बजट बेस्ड। तो बजट के ऊपर आप जानते हैं शुरुआत जब बजट की हुई थी, निर्मला सीतारमण जी ने जब बोलना शुरू किया था तो पीएम स्वस्थ भारत योजना से ही शुरुआत करी थी। फिर एकलव्य स्कूल, सैनिक स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा दिया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी गई थी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में भी हमारी बात हुई थी। पीएम उज्ज्वला योजना, टैक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा लेक्चर हमारा बजट बेस्ड होने वाला है। और वैसे आगे आने वाले लेक्चर भी जो हैं, हर लेक्चर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बजट के ऊपर दिए जाएंगे। दिस पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीडियो इज डेडिकेटेड टू द बजट। चलिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करें ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। अदरवाइज जो भी अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और फिर अगर आप देर से देखेंगे वीडियो को तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता है। तो रेगुलर वीडियो आप ज़रूर देखें। 4 फेब का वीडियो 4 फेब को ही देखकर उसे खत्म करें एंड देन आगे की तैयारी करें। चलिए सो वेबसाइट पे ज्वाइन बटन को प्रेस करके देख लीजिएगा। द न्यू प्लान्स आर ऑलरेडी अपलोडेड हियर, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जो रिवीजन वीडियोस हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा और चाहे तो जेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं। टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द वीडियो सीरीज, जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आप जेन 50 कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी एक फ्री सीरीज जो है उसके लिए तो आप नेटमोक आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स आपने कहा था कि वो फ्रीली आपको प्रोवाइड करने चाहिए, तो वो मैंने 1 ईयर के करंट अफेयर्स जो है वो फ्रीली आपको एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अभी इंग्लिश में डाले गए हैं, बहुत जल्दी हिंदी के जो कंटेंट है वो भी इसके ऊपर अपलोड किया जा रहा है, जो कि आपको बहुत जल्दी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 6 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे कट ऑफ मार्क्स होते हैं। मतलब 120 मार्क्स अगर आपके प्रीलिम्स में आते हैं, 60% की जो कट ऑफ रहती है वो काफ़ी सेफ स्कोर माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यूजुअली कट ऑफ जो है 95 से 105 रहती है, कई बार 115 तक भी जाती है, बट 120 से नीचे ही रही है अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पे 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा। आप जल्दी से अपना टारगेट सेट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं, कितना आपको लगता है कि आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में है। पूछा गया इस योजना को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। यह है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो सकता है। द स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाने की इस स्कीम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश 9 बायोसेफ्टी लेवल, 3 लैब्स एंड 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इसके अंदर 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स बनाने की और 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी रीजनल लेवल पे बनाने की भी बात करी गई है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, काफी इंपॉर्टेंट एरिया को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये तो बताया ही था कि 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हम बनाने वाले हैं, रीजनल लेवल पे इसको बनाएंगे। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था 9 PM वाले लेक्चर के अंदर कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां पर है। याद है आपको, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और आपने काफी लोगों ने करेक्ट भी आंसर बताया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स बनाने की बात करी गई है, 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाने की भी बात इस स्कीम के अंदर करी गई है। बिल्कुल ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स को बनाने की बात भी इसके अंदर करी गई है। बट दिस स्कीम, ये जो पर्टिकुलर योजना है आपकी, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ध्यान रखिएगा, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ हिस्सा सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, कुछ हिस्सा स्टेट्स के द्वारा दिया जाएगा। सो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। स्कीम वुड बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ अबाउट, कितना आउटले यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया था? 64,180 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया है ओवर 6 ईयर्स। और हम जानते हैं कि हेल्थ के लिए इस बार बजट के अंदर बहुत ज्यादा एलोकेशन भी हमें देखने को मिला है। इससे होगा क्या? प्राइमरी
सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी केयर जो है हेल्थ सिस्टम के अंदर उसको कंट्री के अंदर स्ट्रेंथन किया जाएगा। और कोविड-19 के दौरान एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जो हमारा बजट होगा वो इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर, हेल्थ एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देगा। देखिए हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के लोग हेल्दी हैं तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और उस कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अच्छे से योगदान भी दे पाएंगे। अगर लोग ही हेल्दी नहीं होंगे तो वो क्या काम करेंगे और क्या इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर हेल्थ और एजुकेशन दो इंपॉर्टेंट एरियाज माने जाते हैं कि अगर आप अपने कंट्री के लोगों को, अपने देश के लोगों को हेल्थ देते हैं और एजुकेशन देते हैं, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट जो आप उनको दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको EMRS भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार, इस तरीके से भी EMRS करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। एज पर बजट 2021-22 का जो बजट आया है, 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा रूरल एरियाज के अंदर। हो सकता है इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप इंटरवेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। उनका ये एक फ्लैगशिप इंटरवेंशन है, ये भी करेक्ट हो सकता है। दीज आर बीइंग सेट अप बाय ग्रांट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 275(1) के अंदर ये जो पर्टिकुलर स्कूल्स हैं ये सेटअप किए जा रहे हैं। अभी जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया था उसके अंदर जिक्र किया गया था, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है उनको ओपन किया जा रहा है ट्राइबल एरियाज के अंदर, ठीक है। रूरल एरियाज इज इनकरेक्ट, ट्राइबल एरियाज इज द मोर स्पेसिफिक टर्म जहां पर इनको खोला जाएगा। सेकंड अगर स्टेटमेंट की बात करूं, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, तो उन्हीं की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या MHRD की। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट थर्ड स्टेटमेंट हमारा जो आर्टिकल दिया है 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ग्रांट इसमें दिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज के अंदर खोले जाएंगे, काफी ध्यान दिया जा रहा है। और यहां पर जो मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, उनका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम भी है। आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले जिस दिन बजट ही पेश हुआ था उसी दिन मैंने ऐसा क्वेश्चन बना के आपसे पूछा था कि बताएं लिमिट कितनी है। देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया। पहले एक स्कूल बनाने की जो एलोकेशन थी वो 20 करोड़ रखी गई थी, ठीक है। इस एलोकेशन को इंक्रीज किया, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर कितना किया गया इसको। आई वाज लिसनिंग टू दिस स्पीच, और जब निर्मला सीतारमन मैम बोल रहे थे तो वहां पर मुझे याद है उन्होंने 38 करोड़ कहा था कि इस लिमिट पर स्कूल की लिमिट को बढ़ाकर 38 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज के अंदर ये लिमिट कितनी कर दी गई है, 48 करोड़ पर स्कूल। ध्यान रखिएगा, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल्स, ठीक है। अक्रॉस द इंडिया ये बनाए जाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किसके बारे में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर क्वेश्चन है। पूछा गया NRF के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। NRF विल फंड रिसर्च प्रोजेक्ट अक्रॉस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ओनली। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है आर्ट और ह्यूमैनिटीज के अंदर ध्यान देगी, यहां पर जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फंड किया जाएगा। NRF विल एस्टैब्लिश रिसर्च लैब्स इन ओशिनोग्राफी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT के अंदर भी। सोचिए ये भी हो सकता है सही हो। इन बजट 21-22 रुपी 50,000 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर NRF फॉर ओवर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो बजट एलोकेशन है वो कितना है, 50,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है, और वो 5 सालों के लिए यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। देखिए अगर याद हो आपको, इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अराउंड 15-20 दिन पहले डिस्कस किया था, हो सकता है 1 महीना पहले किया हो, बट ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। स्टेटमेंट्स मुझे पता है यहाँ पर उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में अलग है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुनी होती तो इसमें से एक स्टेटमेंट को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF जो है वो फंड करेगा किसको, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। किस किस के अंदर, देखिए वेरियस 4 एरियाज मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद है तो, नहीं तो दोबारा से बता देता हूं। 4 एरियाज कौन कौन से थे, लेट मी चेंज द कलर हियर, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा स्क्रीन के ऊपर आपको, तो एक बार मुझे चेंज करने दीजिए। ओके, सो 4 एरियाज कौन से थे। नंबर 1 आपका था साइंस, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या था आपका, सोशल साइंस। फोर्थ क्या था आपका, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इन एरियाज को यहां पर फंड करने की बात करी गई थी। हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो क्या इसमें यह लिखा है कि चारों एरियाज को अलग से फंडिंग दी जाएगी, तो नहीं। यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ओनली। तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है।
इसी वजह से ए और बी आप एलिमिनेट कर दीजिए, मींस आंसर या तो सी होगा या डी होगा, और इट मींस कि थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाएगी। बजट 2021-22 जो इसमें 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा ओवर द 5 ईयर्स, 5 सालों के अंदर। और एनआरएफ जो है इसके अंदर लैब्स, रिसर्च लैब्स जो हैं उनको भी स्टैब्लिश किया जाएगा, चाहे वो ओशनोग्राफी को लेकर हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईसीटी कहते हैं उसको लेकर हो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर हो। तो आंसर विल बी डी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही आपकी करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा एरियाज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी, आपकी सोशल साइंस है, फिर आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है। इन एरियाज के अंदर जो आपका फंड है, जो फंडिंग है एनआरएफ के द्वारा वो करी जाएगी। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बजट में बताया गया था, उसके बाद न्यूज़पेपर में भी काफी जगह पूछा गया, और काफी इजी क्वेश्चन भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप एज पर बजट 2020-2021। तो जो बजट है उसके हिसाब से कहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो लाने की, वो बनाने की बात करी गई है। सोचिए इसके बारे में, क्या जेएनके में, लद्दाख में, पौंडीचेरी या फिर उत्तराखंड के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लद्दाख। बी इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी गई है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बजट के हिसाब से। दो एरियाज, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप किसी भी सिटीजन को दे सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे वो एकलव्य स्कूल की बात करी गई हो, सैनिक स्कूल की बात करी गई हो, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लद्दाख के अंदर खोलने की बात करी गई है, लद्दाख फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि अगेन एजुकेशन को लेकर है। मैंने बताया कि काफी ध्यान दिया जा रहा है एजुकेशन को लेकर। तो सैनिक स्कूल को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। द सैनिक स्कूल्स आर सिस्टम ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो एमओडी के द्वारा ये जो स्कूल्स होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं। हो सकता है एज पर बजट 10 न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी ओपन। 10 नए सैनिक स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। द न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद एनजीओस। एनजीओस के साथ पार्टनरशिप करके इसको खोला जाएगा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन सैनिक स्कूल्स को लेकर। चलिए, तो यहां पर बजट की अगर आपने स्पीच सुनी है तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 100 नए सैनिक स्कूल्स हैं उनको सेटअप किया जाएगा और इसके लिए पार्टनरशिप करी जाएगी। बिल्कुल सही है, एनजीओस के साथ, इवन प्राइवेट स्कूल के साथ भी पार्टनरशिप करी जाएगी और स्टेट्स के साथ भी पार्टनरशिप करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नहीं 100 नए स्कूल्स यहाँ पे खोले जाएंगे। पार्टनरशिप की बात बिल्कुल करेक्ट कर रखी है, और सैनिक स्कूल जो है एमओडी के द्वारा ये मैनेज किए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सैनिक स्कूल आपके एकलव्य मॉडल स्कूल, ध्यान रखिएगा लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर भी एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कि क्या हम काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट काम कर रही है, तो आपको यही इंस्टेंसेस, यही एग्जांपल जो है वो लिखनी है। चलिए, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नाउ यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज यूजिंग द यूपीएससी कोड। चाहे तो यूपीएससी कोड को यूज करें या फिर Jan50 कोड को यूज कर सकते हैं। exam.network पे जाके इस सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन सी डे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप फाइनली 200 डेज में अपनी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स जो है वो इसके अंदर कवर करी हुई है। यहाँ पे बेसिकली पर्पस ये नहीं था कि 10,000 पेज का मटेरियल बना के 5,000 वीडियोस बना के आपको दे दिए जाएं, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो कि एग्जाम में चीज कभी पूछी ही नहीं जाएगी। बिकॉज वीडियो बनाना इजी होता है, बट रेलेवेंट वीडियो बनाना दैट्स द टास्क। अगर फैकल्टी को अगर पहचानना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी चाहिए कि क्या रेलेवेंट वीडियो बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। सो वीडियो बनाना इज इजी, you have seen that over YouTube, but relevant वीडियो बनाना is very difficult and that's an art। और यहाँ पर आपको बिल्कुल relevant वीडियो जो है सब्जेक्ट वाइज बना के दिए गए हैं, जो क्लास लेक्चर्स आपके हैं, MCQs लेक्चर हैं, ताकि कोई भी चीज आपकी छूटे ना। और प्रीलिम्स के अंदर तो आप अच्छा स्कोर करें ही, मेंस के अंदर भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर, राइटिंग प्रैक्टिस जो आप यहाँ पे करते हैं और जो मटेरियल है उसके बाद कोई भी परेशानी ना हो आंसर लिखने के अंदर। तो आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या मैं अभी 150 दिन का टाइम है, 200 दिन का जो सिलेबस उसे कंप्लीट कर सकता हूं। यस, यू कैन इजीली डू इट, क्योंकि एक दिन में यहाँ पे 3 घंटे के असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं, तो आप 2 दिन के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देन मिशन यूपीएससी 2022, दिस इज फॉर द पीपल जो कि 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे 500 डेज के जो असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास काफी टाइम है, ऐसा आपको लग सकता है, बट बिलीव मी कैसे अगला प्रीलिम्स भी आपके सामने आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सो इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, या फिर अभी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो इसमें अपने डे वाइज प्रिपरेशन को बिल्कुल सीरियसली लेकर चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टारगेट्स अबाउट बजट 2021 एंड 22। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यूजुअली जिस तरीके बजट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहली स्टेटमेंट कहती है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ऑफ रेलवेज इन नैरो गेज टू बी कंप्लीटेड बाय 2030। 2030 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। सेकंड, नेशनल रेल प्लान क्रिएटेड टू ब्रिंग अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। तो एनआरपी जो है उसके हिसाब से 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम जो है वो आ जाएगा। रिसाइकलिंग कैपेसिटी ऑफ पोर्ट्स टू बी डबल बाय 2024। 2024 तक जो आपके बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उनकी जो आपकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसको डबल करना है। सोचिए इसके बारे में, फिर कर दें डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए, नैरो गेज की तो बात आजकल कोई करता ही नहीं। जब भी रेलवे बात करती है वो ब्रॉड गेज की करती है। इवन जहां पर नैरो गेज भी है उसको बहुत जल्दी से कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो रूपांतरित किया जा रहा है। तो यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है वो वैसी ही गलत हो जाती है। और ये जो टारगेट भी रखा गया इवन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो ब्रॉड गेज का रखा है और वो भी कब तक रखा है, 2023 तक। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एनआरपी जो है वो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम लाने की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, 2030 तक लाने की बात करी जा रही है। और यहाँ पे जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी बंदरगाहों की डबल करने की बात करी गई है वो 2024 तक करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और इस तरीके से 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करते जाइए और इंश्योर करते जाइए कि आपका जो स्कोर है वो रेगुलर बेसिस पे, ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे कट ऑफ से ऊपर है। देखिए, जब कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो ऐसे ही एवरीडे बेसिस पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 आउट ऑफ 10 ही स्कोर करना है, धीरे धीरे अगर आप 6 7 6 7 8 6 7 8 9 इस तरीके से स्कोर करते जाते हैं, जब प्रीलिम्स आपके सामने आएगा, करंट अफेयर्स की आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन हो चुकी होगी कि फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एग्जाम में 1 बाय 1 आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट होगी उनको एलिमिनेट करते हुए सीधा ही अपने करेक्ट आंसर पे पहुंचते हुए चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए एवरीडे बेसिस पे आपको मिनिमम कोशिश करनी है कि कट ऑफ को आप टच करें ही करें। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी कर पाते तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से वीडियो को देखें, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुने, सो दैट आप उस कट ऑफ को टच कर पाए। और जब एक बार कट ऑफ एवरीडे बेसिस पे टच होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर कहानी बदल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर है। पूछा गया व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है, एज पर दिस पॉलिसी पर्सनल व्हीकल्स वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के अंदर या 15 साल के बाद है, मोर स्पेसिफिकली आपके जो व्हीकल्स होंगे, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनका यहाँ पे फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट क्या होता है, बेसिकली देखा जाएगा कि क्या वो सही है भी सही, क्या वो इस लायक भी हैं कि उनको सड़कों पे उतारा जाए या नहीं। कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनको भी फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। दिस पॉलिसी विल हेल्प टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स एंड स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगी और ऑयल का जो इंपोर्ट है वो काफी हद तक कम होगा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी दोनों ही इनकरेक्ट हो जाती है। अंडर वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, पर्सनल व्हीकल, देखिए पर्सनल व्हीकल क्या होता है, आप बहुत ध्यान से रखते हैं उसको, उतना ज्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं होता है, तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 20 साल में तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, बहुत भारी भारी चीजें उसके ऊपर लादी जाती हैं, बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर उनकी वियर टियर डेप्रिसिएशन उनका होने की जो अवधि होती है वो और भी कम हो जाती है। मतलब 15 साल में उनका फिटनेस टेस्ट कराना काफी जरूरी होता है। ये एक याद रखने का तरीका, वैसे इसके पीछे लॉजिक भी है, लेकिन याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रखिएगा कि अपने पर्सनल व्हीकल को हम बहुत अच्छे से रखते हैं और इसी वजह से उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो 20 साल तक कहीं नहीं जाता है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल इस तरीके से होता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो वियर टियर काफी जल्दी होता है। तो यहाँ पे जो साल है वो दोनों की बदल के दिए हुए थे। ठीक है, इससे होगा क्या, देखिए जब फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा तो पता चलेगा कि क्या ये व्हीकल सड़क पे दौड़ने लायक है भी सही या नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक तो आप पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं, इससे आपको सड़कों के ऊपर जो मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से व्हीकल्स चलते हैं जो कि पूरे तरीके से खुद ही वियर टियर हो चुके हैं, तो वो आपकी सड़कों को भी बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे व्हीकल्स जो होते हैं वो ऑयल का कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं, पेट्रोल को भी ज्यादा पीते हैं। वही चीज रोकने के लिए यहाँ पर इस पॉलिसी को लाया गया है। हालांकि पहली जो 2 स्टेटमेंट है ध्यान रखिएगा, 15 साल किसमें और 20 साल किसमें, लेकिन यस तीसरी स्टेटमेंट कॉमन सेंस वाली थी, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी प्रधानमंत्री की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएमयूजे। इसको लेकर क्वेश्चन है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। देयर इज ए टारगेट ऑफ एलपीजी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर 5 करोड़ मोर बेनिफिशियरी अंडर द बजट। तो एलपीजी स्कीम के अंदर पहले भी 8 करोड़ लोगों को कवर किया गया था, यहां पर भी अभी कह रहे हैं कि 5 करोड़ और लोगों को कवर किया जाएगा, हो सकता है सही हो। अंडर द स्कीम द एप्लीकेंट मस्ट बी अ वुमेन एज्ड अबव 18 ईयर्स, शी मस्ट आल्सो बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कंडीशनैलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है इस स्कीम के लिए वो बता दी गई है कि विमेन ही होनी चाहिए, उनकी एज आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। एलिजिबल वुमेन शुड बिलोंग टू फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड नो वन एल्स फ्रॉम द हाउस होल्ड शुड ओन द एलपीजी कनेक्शन। तो यहाँ पे जो एलिजिबल वुमेन है वो एक फैमिली से बिलोंग करती होनी चाहिए जहां पर वो जो फैमिली है पॉवर्टी लाइन के बिलो हो और किसी और के पास एलपीजी का कनेक्शन ना हो। आपको करना है इसके ऊपर एक आंसर और फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूजे जो एलपीजी स्कीम है इसके बारे में न्यूज़पेपर में दिया गया था। क्यों दिया गया था वो भी बताऊंगा, अदरवाइज आपके लिए आंसर करना इजी हो जाएगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर करें। चलिए, तो ये न्यूज़पेपर में इसलिए मेंशन किया गया था क्योंकि अभी इस स्कीम को 1 करोड़ फर्दर लोगों को एक्सटेंड करने की बात करी गई है। तो यहाँ पे नंबर 5 करोड़ नहीं है, काफी डिफरेंस है। और यूपीएससी ऐसे ही करता है, अगर नंबर के ऊपर यूपीएससी खेलता है तो वो नंबर में डिफरेंस काफी ज्यादा रखता है। 5 करोड़ को 1 करोड़ ऐसा नहीं होगा, 5 करोड़ को 4 करोड़ कर देगा, काफी मुश्किल है। 5 करोड़ को सीधा ही 1 करोड़ या 1 को 5 कर देगा, इस तरीके से। देयर इज अ टारगेट ऑफ एलपीजी स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी अंडर द बजट। इस बजट के अंदर 1 करोड़ अलग से दूसरे एडिशनल बेनिफिशियरी को कवर करने की बात करी गई है। अंडर द स्कीम एप्लीकेंट जो है विमेन होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया भी होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है आपकी। एलिजिबल विमेन शुड बिलोंग टू अ फैमिली, किस फैमिली से, बीपीएल फैमिली से, एंड उनके पास कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, इस तरीके की स्कीम जो है इनके बारे में जानना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है और इवन इंटरव्यू के अंदर भी ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर मैं आपसे पूछूं किस साल में लॉन्च करी गई थी, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज ए गवर्नमेंट स्कीम जिसको 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। स्कीम ने ये एक विजन देखा कि हम एलपीजी कनेक्शन 50 मिलियन विमेन को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एज पर द एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अबाउट 5 लाख डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल था उसको यूज किया जाता था। लोग लकड़ियां चलाते थे, या फिर आपको ये भी पता है कि जो वेस्ट होता है एनिमल वेस्ट, उसको भी जलाकर यहाँ पर खाना पकाया जाता है और इससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी काफ़ी फैलती हैं, जैसे कि आपका हार्ट डिसीज हो गया, स्ट्रोक, लंग कैंसर, इस तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए क्लीन कुकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करना काफी जरूरी था, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा प्रोवाइड किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है टैक्स को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट टैक्स प्रपोजल अंडर बजट 2021-2022। 2021-22 के अंदर टैक्स के अंदर भी कुछ चेंजेस करे गए थे। इवन तो ये कहा गया कि जो मिडिल क्लास में टैक्स स्लैब्स की बात करी जाती है, एक एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हाउएवर टैक्स प्रपोजल के अंदर देखते हैं क्या क्या डिफरेंस किया गया है। नो आईटी, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी होती है फॉर पीपल अबाउ 70 ईयर्स हु गेट पेंशन एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, हो सकता है। ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स रेज फ्रॉम 5 to 20% एंड ऑन सोलर लैंटेन्स फ्रॉम 5 to 15%। तो यहाँ पे सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर ड्यूटी जो है उसको रेज किया गया है। कंप्लायंस बर्डन ऑफ स्मॉल ट्रस्ट हुज एनुअल रिसीट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़ टू बी ईज्ड। तो यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन जो है उसको ईज अप करने की बात करी गई है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की एग्जम्पशन जो है वो दी गई थी सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 75 साल से ऊपर है, और वो भी एक कंडीशन के साथ एक राइडर लगाया गया था। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल से ऊपर है, साथ में जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन से आती है या फिर इंटरेस्ट के तौर पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे 70 साल एज नहीं है, 75 साल है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। कंप्लायंस बर्डन ऑफ स्मॉल ट्रस्ट, जो छोटे छोटे ट्रस्ट होते हैं उनका कंप्लायंस बर्डन यहाँ पे ईज अप किया गया है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, इवन तो मुझे बजट पसंद आया, मुझे लगा कि वो ठीक ही है, इसमें ज्यादा कुछ मैं नेगेटिव चीजें नहीं देख पाया। हालांकि जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स रेज फ्रॉम 5 to 20% एंड ऑन सोलर लैंटेन्स फ्रॉम 5 to 15%, मुझे लगा कि सोलर क्योंकि क्लीन एनर्जी का सोर्स है तो यहाँ पर ड्यूटी क्यों रेज करी गई है। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि ड्यूटी इतनी ज्यादा जैसे 4 टाइम्स यहाँ पे रेज कर दी गई है, वो नहीं करना चाहिए था। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, आप प्लीज जरूर दीजिएगा।
ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर रेज करी गई है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है अभी एक ऐसा टाइम है कि हमें क्लीन एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो आपकी हाइड्रो पावर हो, सोलर हो, क्योंकि अभी भी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जगह पे अभी देखने को मिला है, इवन काफी जगह पे जो रेडी वाले होते हैं वो भी मैंने देखा है कि जो आपका सोलर लैंटेन होता है काफी सारे लोगों ने उसे भी यूज करना शुरू किया है। और काफी बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज में भी मैंने देखा है कि जो आपकी पार्क्स में और वहाँ पे गेस्ट हाउस में जो आपके छोटा सा पार्क बना होता है या फिर वहाँ पर जो पार्किंग वाला एरिया होता है वहाँ पर भी सोलर जो पैनल्स होते हैं छोटे छोटे वो बनाए गए हैं, और ताकि जो लाइटिंग है वो रात को वहीं से आ सके और इलेक्ट्रिसिटी को यूज ना करना पड़े। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 10th क्वेश्चन क्या बात करता है ये भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर है, और ये बजट के अंदर किस तरीके से सेक्टर को डील किया गया उसको लेकर है। पहली स्टेटमेंट कहती है 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द ई नाम मार्केट प्लेस। तो ई नाम जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है उसके साथ 1000 मंडीज को इंटीग्रेट किया जाएगा। अ मल्टी पर्पस सी वीड पार्क टू बी एस्टैब्लिश इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर एक मल्टीपर्पज सी वीड पार्क को लाने की बात करी गई है। 5 मेजर फिशिंग हब्स भी यहां पर लाने की बात करी गई है, चेन्नई, कोची, पारादीप के अंदर डेवलप किए जाएंगे। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, क्या आपको लगता है करेक्ट है? यस, आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे 1000 मंडीज को इंटीग्रेट करने की बात करी गई है। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को तमिलनाडु में, देखिए ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि बजट के अंदर मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को लाने की बात करी गई थी, आपके हिसाब से कहां पे लाने की बात करी गई थी? ए बी सी डी, यहाँ हरियाणा दे देंगे, पंजाब दे देंगे, तमिलनाडु दे देंगे, केरला दे देंगे। सो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, और 5 मेजर फिशिंग हब्स भी सही बता रखा है, चेन्नई, कोची, पारादीप के अंदर यहाँ पर डेवलप करने की बात करी गई है। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और अभी हम करेंगे एक एक्टिव रिवीजन जिसमें आप लोग आंसर करेंगे वेरियस क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा। देन उसके बाद हमारा डिस्कशन होगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर, जहां पर मैं आपसे वेरियस क्वेश्चंस जो है वो पूछने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिव रिवीजन। चलिए, लेट्स स्टार्ट। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में जल्दी से मुझे, अगर आपको एलोकेशन याद है, अमाउंट, तो प्लीज लिख के बताएं। हालांकि मेंस के अंदर अगर आपको लिखना पड़ेगा तो एक रफ फिगर भी लिख सकते हैं। यहां पर ये भी बताएं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यस और नो, बताइए मुझे। यस, आप सभी आंसर करें। ओके, सो यहाँ पे इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और 64,180 करोड़ का एलोकेशन जो है वो यहाँ पर किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर हमने EMRS के बारे में देखा था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, कितने खोले जाने वाले हैं जल्दी से बताएं, मिनिस्ट्री का नाम पता है तो वो भी बताएं। तो यहाँ पे आर्टिकल 275 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले थे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे NRF के बारे में पूछा था, जल्दी से मुझे बताएं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ साथ मैंने आपको एक वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी बताया था, वैसे आगे आएगा वो मुझे बता दीजिएगा। NRF आया तो नेशन और नेशनल से मेरे को वही चीज याद आ गई, वो भी अगर आपको याद है तो बताइएगा। बजट के अंदर अभी 50,000 करोड़ का एलोकेशन जो था वो किया गया, किस किस एरिया के अंदर फंडिंग जो है वो करी जाएगी वो बताएं मुझे। क्या साइंस के अंदर करी जाएगी, यस और नो? व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी, यस और नो? तो अगर आपको एरिया से याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज वही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जानी है और वही चीज आपको पता होनी चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी से लेके ओशिनोग्राफिक तक जो NRF है वो रिसर्च लैब्स को एस्टैब्लिश करने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरियाज जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर फंडिंग इसके अंदर करी जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ आने वाली है, काफी इजी क्वेश्चन हो गया। आप तो जल्दी से मुझे बताएं, कहाँ JNK में आएगी, लद्दाख में आएगी, कहां पर? यस, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमने स्कूल, सैनिक स्कूल्स के बारे में बताया था आपको, कितने स्कूल्स आने वाले हैं और किसकी हेल्प से खोले जाएंगे, जल्दी से बताएं। सैनिक स्कूल जो है मैनेज करे जाएंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। NGO, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट्स की मदद से खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल्स, ध्यान रखिएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले आप Gen 50 या फिर UPSC कोड को यूज कर लीजिएगा इफ यू वांट टू सब्सक्राइब द 200 डे सीरीज। अगर आप 100 डे सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। द सेम कोड विल बी एप्लीकेबल देयर ऑल्सो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर हमने कुछ यहाँ पे बजट रिलेटेड चीजें देखी थी। आप मुझे बताएं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो ब्रॉड गेज का होना था किस साल तक करना है। देखिए ये जो टारगेट ईयर्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने को लेकर हो, सैनिटेशन को लेकर हो या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर हो। नेशनल रेल प्लान की बात करी गई थी 2030 तक फ्यूचर रेडी हो जाएगा। रिसाइकलिंग कैपेसिटी डबल करनी है 2024 तक, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कब तक, 2 साल के बाद 2023 तक हमें इस
कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। जल्दी मुझे बताएं, प्राइवेट जो व्हीकल्स है उसकी क्या एज रखी गई है, कितने साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी क्या एज रखी गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं उनका फिटनेस टेस्ट 20 साल के बाद होगा और कमर्शियल का 15 साल के बाद होगा। पॉलिसी जो है ऑयल इंपोर्ट को कम करेगी, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट ये अपना रोल प्ले करने वाली है ये पर्टिकुलर पॉलिसी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चले थे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा डिस्कशन हुआ था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर। जल्दी से मुझे ये बता दें कितने नए लोगों को अब इसके अंदर कवर किया जाएगा, कितने नए कनेक्शंस देने की बात करी गई थी। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, विमेन को देना है 18 साल से ऊपर और सिटीजन ऑफ इंडिया। और क्या यहाँ पे बीपीएल वाली एक कंडीशन डाली गई है, यस और नो, जल्दी से मुझे बताएं। एलपीजी कनेक्शन जो देना है, किसी के पास घर में और ये एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए और बीपीएल के अंदर ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। और इसके अंदर 1 करोड़ लोगों तक इसे एक्सटेंड करने की बात करी गई है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में टैक्स रिलेटेड मैटर्स पूछे गए थे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए जो एग्जाम्पशन दी गई है उसमें एज कितनी रखी गई है, अगर पेंशन से या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से ही इनकम हो रही है तो ये जो चीज है वो है 75 साल। और यहाँ पे जो आपकी ड्यूटी है उसे इंक्रीज किया गया है। साथ ही साथ कंप्लायंस बर्डन जो है स्मॉल ट्रस्ट के ऊपर, उसको यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास का एक्सीड जो है वो नहीं करेगा, उससे ज्यादा उसे ईजअप किया गया है। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम आए थे। लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन देख लेते हैं किसके ऊपर हुआ था। लास्ट क्वेश्चन में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कितनी मंडीज को ईनाम मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जल्दी से नंबर बताएं। और एक सीविड पार्क बनाने की भी बात करी गई है, कहां पे बनाया जाएगा, तो यहाँ पे 1000 मंडीज को कनेक्ट करने की बात करी गई थी सीविड पार्क तमिलनाडु में। और 5 मेजर फिशिंग हब्स जो है उसको भी मैंने आपको बताया था कहां कहां पर आने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। और आप पहले तो अपने मार्क्स जो है वो लिख दीजिए। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में देन यू आर इन द सेफ जोन, अगर नीचे के ब्रैकेट्स में हैं तो दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर आपकी ऊपर के ब्रैकेट में भी मान लीजिए आपका 8 या 9 का भी स्कोर आया है तो भी 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। और मेरी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन के आ सकता है। ये तो सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर रोज देता हूँ, लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो उसमें से भी 20-30 क्वेश्चन रोज बन जाते हैं। तो ये इसको इस तरीके से मत लेके चलिए कि सिर्फ हम 10 क्वेश्चन इस आधे घंटे में कवर कर रहे हैं। इस 25 to 30 मिनट्स के अंदर हम बेसिकली 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, अगर आपका एक्सप्लेनेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान है। चलिए, वेटलैंड्स के बारे में पूछा था। एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, इवन तो अगर आपको एक्यूरेट नंबर नहीं भी पता है तो हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर, इंडिया के अंदर कितनी वेटलैंड्स है, एक सरसरा नंबर आप जो है, एक रफ नंबर जो है वो आप मुझे बता सकते हैं। और एक वेटलैंड का नाम भी जरूर लिख के दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग एक दूसरे के जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनके द्वारा बताई गई वेटलैंड्स भी आपको याद हो जाएंगी, अपने द्वारा बताई गई वेटलैंड तो आपको याद होगी। तो हाउ मेनी वेटलैंड्स डू वी हैव, इंडिया के पास कितनी वेटलैंड्स हैं वो मुझे नंबर बताइएगा। एक रफ नंबर बताएंगे तो भी चलेगा, साथ ही में एक वेटलैंड का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए, मेंस का क्वेश्चन और इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको बता देता हूं। और साथ ही में काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मेंस का क्वेश्चन सबमिट कहाँ करना है और इंटरव्यू का क्वेश्चन सबमिट कहाँ करना है। वो जो ग्रुप्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे जो मेंस का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज गिवन वन ऑफ द लार्जेस्ट एलोकेशन टू द हेल्थ सेक्टर। तो स्वास्थ्य एरिया के अंदर सरकार ने बहुत बड़ा आवंटन दिया है। आपको क्या लगता है कि ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज गरीबों को प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा? 150 वर्ड्स में आपको इसके बारे में आंसर करना है। अब आते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर। लेटली एक ट्रेंड देखा गया, ट्रेंड इज सीन दैट ग्लोबल सेलिब्रिटीज मेक नेगेटिव स्टेटमेंट्स कंसर्निंग इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर आपने देखा है अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो सेलिब्रिटीज हैं, इवन यूट्यूबर्स भी जो हैं, वो इंडिया की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करते हैं, हमारे बारे में, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमें एज ए कंट्री के बारे में कुछ इस तरीके की बातें कही जाती है, या फिर कुछ ऐसी बातें कही जाती है कि जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो। इस तरह की बातें जो है उनके द्वारा ट्वीट करी जाती हैं, फेसबुक पे लिखी जाती हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर कही जाती हैं। तो ये क्या आपको लगता है इसके लिए क्या चीज करी जा सकती है? ट्रेंड जो देखा गया है इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, सो एज एन इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू बोर्ड में है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो एज ए सिविल सर्वेंट आपको इसको आंसर करना है। कीप योर आंसर शॉर्ट, 1 से 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर आंसर आप ग्रुप के अंदर सबमिट करिएगा। और टाइप करते हैं तो भी इसको 8 से 10 लाइन से ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्रिस्प आंसर आपको देना जरूरी है। बहुत लंबे लंबे आंसर्स देना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बैठ के आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और 5 मिनट बैठ के आप बोल रहे हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कोशिश करें उसे 30 to 60 सेकंड्स के अंदर आप कंप्लीट करें, क्योंकि एक आंसर जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही इंटरव्यूअर जो होगा आपसे, या जो पैनल के दूसरे मेंबर होंगे, वो आपसे क्वेश्चन दोबारा से दूसरा कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्प रखिएगा अपने आंसर को।
और जो सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रात को 9 बजे आज हम मिलने वाले हैं 10 नए टॉपिक्स के साथ। और जो लोग पूछ रहे थे वेरियस ग्रुप्स के बारे में, तो दीज आर द टेलीग्राम ग्रुप्स जिसके ऊपर आप अपने मेंस के आंसर लिख सकते हैं और इंटरव्यू के आंसर लिख सकते हैं। देखिए, जो प्रीलिम्स का आंसर करना है वो तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही करना है। इवन इंटरव्यू का आंसर भी आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इस ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। और रात को अब 9 बजे मिलते हैं और यहाँ पे 10 नए टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। आज के विनर को देख लेते हैं एक बार। तो दीपक यादव ने करेक्ट आंसर दिया। दीपक, आप मुझे मेल कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा आप पीडीएफ को लेकर। देन आपको जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो रात को 10 बजे ही मिलेगी, 10 PM टुमारो, नेटमोक के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। कोई भी डाउट होता है तो @prince_luthra पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर और अपने डाउट को क्लैरिफाई करा सकते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुडे ओनली वेरी वेरी सून एट 9 PM with 10 new areas. Have a nice day.